Good evening, everyone. Good evening, everyone. गुड इवनिंग। चलिए, पिछले क्लास में हमने बोला था कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, जहाँ तक पढ़ा है। थोड़ा आज बिजी शेड्यूल हो गया और जिसके कारण वो क्वेश्चन जो मुझे पिकअप करना था, अलग से छांटने थे वो सारा चीज़ नहीं हो पाया। ठीक है, तो आज का क्लास भी अपन क्या कर लेते हैं, लेक्चर ही ले लेते हैं। फिर आगे जब ये क्वेश्चंस अलग हो जाएंगे जनरल सेफ्टी के, है ना, तब अपन क्या करेंगे, वो क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कर लिया था। आज हम क्या चालू करेंगे, रिस्क असेसमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। इसका पीडीएफ कहाँ पे है ऐप में? चलिए इसका लोकेशन बता देते हैं। किस कोर्स से हैं आप? आदित्य। ठीक है, सारा जो भी कंटेंट है आपका माइनिंग सरदार। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप फाउंडेशन के होंगे तो इसमें कंटेंट में जाएंगे आप, न्यू सेटअप में। ओके, लास्ट में सॉरी वीडियो लेक्चर्स में जाएंगे, एक जनरल सेफ्टी आपका बना होगा। नहीं बना है क्या? एक मिनट, सॉरी, न्यू सेटअप में नहीं, बाहर में ही होगा। फिर ये एससीसीएल माइनिंग सरदार लाइव ऑनलाइन कोर्स में जाएंगे। ठीक है, एससीसीएल माइनिंग सरदार जो लास्ट में जनरल सेफ्टी आपका लिखा हुआ है, अगर फाउंडेशन है तो, है ना, इसमें स्टडी मटेरियल में जो फाइल्स है यहाँ मिल जाएगा। अच्छा, आप एससीसीएल भी बोल रहे हो तो उसमें भी आप इसी तरीके से सेम फोल्डर उसमें ही बना हुआ है, जो एससीसीएल वाला है उसमें भी क्या है, आपका सेम फोल्डर बना हुआ है। या कंटेंट में गए आप, ये एससीसीएल सेकंड फोल्डर जो है आपका, एससीसीएल माइनिंग सरदार, इसमें गए, ये जनरल सेफ्टी सबसे ऊपर में। ठीक, जनरल सेफ्टी में आप जाएंगे तो स्टडी मटेरियल आपको यहाँ मिल जाएगा। इसी तरीके से जो भी कोर्स है आपका, वो आप वीडियो लेक्चर में जनरल सेफ्टी जाएंगे, उसके नीचे में पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ मैंने व्हाट्सएप में भी शेयर किया था, लेकिन क्या हुआ, किसी ने क्या किया, उस डॉक्यूमेंट को उठाकर अपना नाम नंबर लिख के सर्कुलेट करना चालू कर दिया। ठीक है, इस कारण से वहाँ व्हाट्सएप से मुझे डिलीट करना पड़ा। विनोद सर का तुरंत कॉल आ गया कि आपने पीडीएफ मना है व्हाट्सएप में शेयर करना, आपने शेयर किया और किसी ने उसका फ़ायदा उठा के क्या किया, अपना कोचिंग का नंबर नाम लिखकर सर्कुलेट करना चालू कर दिया। ठीक है, इस कारण से मुझे व्हाट्सएप में क्या करना पड़ा, डिलीट करना पड़ा। ओके, जहाँ भी है जनरल सेफ्टी का आप सर्च भी करेंगे तो मिल जाएगा। चलिए, हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा, रिस्क असेसमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। ओके, पिछले क्लास में हमने ये भी बताया था कि वो लेक्चर नंबर 23 एक बार देख लेंगे, उसमें भी एसएमपी रिस्क असेसमेंट वगैरह अच्छे से बताया गया है। रिस्क असेसमेंट इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ रिस्क
ठीक है, रिस्क असेसमेंट, ठीक है, जो भी रिस्क है उसका हम क्या करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे, तो आकलन करेंगे। ठीक है, रिस्क असेसमेंट में क्या करते हैं, जो भी रिस्क है उसका हम आकलन करते हैं कि रिस्क का पूरा मेजरमेंट करते हैं कि वो रिस्क कैसा है, नेगोशिएबल है कि बहुत ज़्यादा ध्यान देने लायक है ना। इसमें प्रायोरिटीज हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा रिस्क हम ज़्यादा ध्यान देंगे, पहले ध्यान देंगे, है ना। जब हम रिस्क का मेजरमेंट करेंगे, असेसमेंट करेंगे, उसमें क्या करेंगे आप, जो जो भी है रिस्क, उसको कौन से रिस्क को हम क्या करेंगे, ज़्यादा प्रायोरिटीज देंगे, एंड टू एनेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्क ट्रीटमेंट, है ना। एक तो है कि रिस्क असेसमेंट में क्या करते हैं, हम आकलन करते हैं कि ये जो रिस्क है वो कितना है ना, उससे बहुत ज़्यादा खतरा है। जो रिस्क स्कोर आप पढ़े हैं, आगे इसमें पढ़ेंगे भी, उससे आपको क्या पता चल जाता है कि कितना खतरा का लेवल है। उससे फिर क्या कर सकते हैं, हम उसको प्रायोरिटीज दे सकते हैं कि ये मान लो कहीं का रूफ खराब है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रायोरिटीज दे देंगे, इसमें अच्छे से सपोर्ट सिस्टम लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा रिस्क है, कभी भी ये रूफ क्या है, गिर सकता है और मेजर इंजरी कर सकता है ना, मेजर एक्सीडेंट कर सकता है। उसको और उसको रिस्क असेसमेंट में और क्या करेंगे हम, और आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो भी रिस्क है उसको हम कैसे ट्रीटमेंट करें, उससे हम कैसे ठीक करें। इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क असेसमेंट और किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो भी हम रिस्क का मैनेजमेंट करते हैं, उसका जो ओवरऑल प्रोसेस है उसमें भी क्या किया जाता है, उसमें भी ओवरऑल प्रोसेस में भी डिस्क्राइब यूज़ किया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस में। हमने रिस्क का असेसमेंट कर लिया, मतलब पूरा आकलन कर लिया, कैसा रिस्क है, कितना खतरा है, ये सारा क्या रिस्क असेसमेंट में आ गया। फिर उस रिस्क असेसमेंट का यूज करके हम क्या करते हैं, रिस्क को मैनेज करते हैं, है ना। द रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स रिस्क असेसमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। अब रिस्क का जो मैनेजमेंट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, एक तो रिस्क असेसमेंट है कि जो भी खतरा है उसका आकलन करेंगे हम, और उसके बाद जो भी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान हमने बनाया है उसका क्या करेंगे, हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। एक मिनट सर, न्यू फोल्डर सेटअप में नो कंटेंट दिखा रहा आपका CMR वीडियो। अच्छा, ये फाउंडेशन बैच के हो या SSCL वाले बैच के हो? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या क्या इंक्लूड रहता है ना, ये तो हम देखेंगे कि रिस्क असेसमेंट मतलब जो भी रिस्क का हम आकलन करते हैं, वो जो उसका प्रोसीजर है, रिस्क असेसमेंट करने का जो प्रोसीजर है उसमें क्या क्या इंक्लूड करते हो, SCCL। उसमें तो शायद होना चाहिए यार, नहीं है तो मैं देवेंद्र सर को एक बार मैसेज कर दीजिए। हाँ, ये भी अच्छी बात है कि अभी क्लास को कंटिन्यू होने देते हैं। लास्ट का 10 मिनट आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो लास्ट के 10 मिनट में डिस्कस कर लें, क्योंकि सिर्फ इसमें है ना, किसी एक पर्टिकुलर या तो आपको दिक्कत है तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं बाद में। चलिए, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स रहेगा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोग्राम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्ड। जो रिस्क का असेसमेंट है उसका प्रोसीजर में क्या क्या इंक्लूड रहेगा कि हम रिस्क असेसमेंट प्रोग्राम का जो इस्टेब्लिशमेंट करेंगे, है ना, एक इस्टेब्लिश करेंगे एक टीम जो क्या करेगा, रिस्क असेसमेंट करेगा, और क्या करेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्ड, है ना, हजार्ड को आइडेंटिफाई करेगा, जो भी हजार्ड है उसको क्या करा जाएगा, आइडेंटिफाई करेगा। असेसमेंट ऑफ द रिस्क एंड इट्स रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क स्कोर। रिस्क स्कोर हमने वो उस लेक्चर में पढ़ा था अच्छे से, कि रिस्क स्कोर क्या होता है, लाइकलीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस, और लाइकलीहुड को अपन क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर में बांट सकते हैं, ठीक है, इनटू कॉन्सिक्वेंस। अब इसका मतलब क्या होता है, रिस्क स्कोर का मेन फॉर्मूला क्या है, ये 3 वाला रखिए, प्रोबेबिलिटी, एक्सपोजर, कॉन्सिक्वेंस, है ना। इसका छोटा फॉर्म क्या होगा, लाइकलीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस। ओके, लाइकलीहुड क्या है, चांसेस, जो भी आपके एक्सीडेंट होने की चांसेस क्या है, और कॉन्सिक्वेंस मतलब उस एक्सीडेंट का इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, है ना। एक एक्सीडेंट है, मान लो छत गिरा, छत गिर सकता है तो इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, उसके नीचे दब के किसी की मौत हो सकती है, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंस का एक चार्ट बना हुआ था, आप लोगों को याद होगा तो, है ना, कॉन्सिक्वेंस का एक चार्ट बना हुआ था कि कौन से घटना में कितना कॉन्सिक्वेंस का वैल्यू होगा। ओके, तो ये दो चीजें जो हैं आपकी, लाइकलीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उस एक्सीडेंट का
इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या माइनर इंजरी होगी या मेजर इंजरी होगी, फेटल होगी, क्या होगी, है ना। ये सारी चीजें कॉन्सिक्वेंस है, उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, और लाइक्लीहुड क्या है, कितने चांसेस है कि एक्सीडेंट होगा। अब लाइक्लीहुड को भी अपन क्या करते हैं, दो चीज में बांट सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इंटू एक्सपोजर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, या तो होगा या तो नहीं होगा, है ना। तो एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने हैं, वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी। जैसे आप क्या करते हैं, सिक्का उछालते हैं, सिक्का उछला, अब हेड आने के प्रोबेबिलिटी कितना है, टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 1/2, है ना। तो इस तरीके से जो भी प्रोबेबिलिटी है कि एक्सीडेंट होने के प्रोबेबिलिटी कितने हैं और एक्सीडेंट ना होने का प्रोबेबिलिटी कितने हैं। ठीक, एक्सपोजर क्या है कि जो वर्कर्स हैं वो कितने समय के लिए उस जगह पे जाते हैं। ठीक है, मान लो कहीं एक सिंपल सा एग्जांपल है, बेड रूफ ही है, जहाँ छत गिरने का खतरा है, अपने को पता है कि यहाँ का रूफ अच्छे से सिस्टमेटिक सपोर्ट नहीं है, तो वहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं कितने समय के लिए एक्सपोज हो रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपोजर मतलब क्या, कितने समय के लिए उस कंडीशन में लोग जा रहे हैं। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसका रिस्क स्कोर का मैक्सिमम वैल्यू कितना था, जो क्वेश्चन एनसीएल के एग्जाम में आया भी था, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 500, है ना, 5 × 10 × 10 होता है। तो इसका चार्ट एक बार देख लेते हैं ताकि आप लोग को रिकॉल भी हो जाए। इसमें तो था ना, ये सारा चीजें हमने उस लेक्चर में कवर किया था। हम्म, ठीक, ये लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस, लाइक्लीहुड क्या है, चांस द हजार्ड माइट अकर। नीचे में एक चार्ट बना, ये देखिए, ये एक चार्ट है ना। तो जो स्केल ऑफ कॉन्सिक्वेंस देखा जाए तो कितना मैक्सिमम कॉन्सिक्वेंस क्या है, जब सेवरल डेट्स होंगे, है ना, मिनिमम 0. हाँ इतना, मतलब इनको और सबका मिनिमम वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ गया 0. इतना टाइम्स 0.2, है ना। तो मैक्सिमम स्कोर आपका क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस देखिए, सेवरल डेट्स मतलब एक से ज्यादा जब डेट होता है तो कॉन्सिक्वेंस को 5 रखते हैं। ओके, ये सब किसका डाटा है, आपका डीजेएमएस सर्कुलर का डाटा है ना। जब सेवरल डेड हो गए तो 5, एक ही डेड हुआ तो आपका कॉन्सिक्वेंस का वैल्यू क्या आएगा, 1। देखिए एनसीएल के एग्जाम में बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछ लिया था कि सिग्निफिकेंट चांस फैकल्टी, तो कॉन्सिक्वेंस का वैल्यू क्या होगा, है ना। ये एनसीएल के एग्जाम में पूछ लिया था, ये बहुत ज्यादा डीप था कि सिग्निफिकेंट चांस ऑफ फर्टिलिटी यदि है तो आपका कॉन्सिक्वेंस का वैल्यू क्या होगा, जिसका आंसर क्या था, 0.3, है ना। तो ये चार्ट आप लोगों को याद रखना है, लेक्चर 23 देखेंगे, उसमें सारा कुछ ये दिया हुआ है उसमें, है ना, ये सारा चीज उसमें समझाया गया है। तो ये चार्ट को भी आपको याद रख लेंगे, मान लो एक क्वेश्चन भी ऐसा आ गया, हार्ड पेपर बना, तो ये क्वेश्चन में ये कॉन्सिक्वेंस का वैल्यू पूछ लिया तो एक क्वेश्चन का भी हमारा क्या हो, नुकसान ना हो। इसलिए ये चार्ट जो भी है आपको याद रखना है कि एक्सपोजर क्या है, कंटिन्यूअस, मतलब हमेशा वर्कर उस जगह पे रहते हैं। आपका क्या है, ये रूफ खतरा वाला रूफ है, अच्छा रूफ नहीं है, और कंटिन्यूअस उस जगह पे वर्कर काम करते ही रहते हैं, तो उस जगह पे एक्सपोजर का वैल्यू 10 हो जाएगा। फ्रीक्वेंट अगर है, मतलब डेली आना जाना है उस जगह से, है ना, डेली आना जाना है, तो वो 5 होगा। वीकली काम करते हैं तो एक्सपोजर का वैल्यू 3 होगा। मंथली, ईयरली, इसी तरीके से कम होते जाएगा। जितना एक्सपोजर कम होते जाएगा उतना एक्सपोजर का वैल्यू क्या होगा, कम होता जाएगा। 5 साल में एक बार गया, अब बेड रूफ है और 5 साल में एक बार जा रहा है तो उसका वैल्यू 1.5 हो गया, है ना। 10 साल में, 100 साल में एक बार, वहां जाता ही नहीं है लेकिन 100 साल में कभी एक बार गया, तो इस तरीके से वैल्यू कम होते जाती है ना। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी है कि मे वेल बी एक्सपेक्टेड, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका छत गिर जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा। एक एग्जाम्पल छत का है, कुछ भी एक्सीडेंट का वो रिस्क हो सकता है ना। मे वेल बी एक्सपेक्टेड, बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि आपका छत गिरेगा, तो वो क्या हो गया, आपका 10 हो गया। ठीक है, अब क्वाइट पॉसिबल मतलब पॉसिबल है कि गिरेगा, है ना। इस तरीके से वैल्यू क्या होगा, आपका कम होते जाएगा। ठीक है, तो आपका देखेंगे आप तीनों का, वो देख, एक मिनट, तीनों का आप देखेंगे कि क्या है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे, है ना। तीनों का सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे तो कॉन्सिक्वेंस का सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 5। कॉन्सिक्वेंस का हाईएस्ट वैल्यू 5 मिल गया, एक्सपोजर का हाईएस्ट वैल्यू 10 मिल गया।
और प्रोबेबिलिटी का हाईएस्ट वैल्यू 10 मिल गया। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है, पुलिस नहीं है यार, बच्चे का घर है है ना, तो वो अपना बदमाशी कर रहा है साइड में। चलिए, तो इसी का क्वेश्चन आता है कि आपका रिस्क स्कोर का हाईएस्ट वैल्यू कितना होता है। क्या है, कॉन्सिक्वेंस हो गया 5, एक्सपोजर हो गया 10, और क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया 10। तो इन सब को आप क्या कर सकते हैं, 500 ना। ये क्वेश्चन आपका आता है, एनसीएल के एग्जाम में आया भी था, और बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछेगा। तो ये वैल्यू पूछ सकता है, जो एनसीएल में ये भी क्वेश्चंस आए हुए थे, है ना। ये क्या क्वेश्चन आया था, सिग्निफिकेंट चांस ऑफ फर्टिलिटी यदि है तो कॉन्सिक्वेंस का वैल्यू क्या होगा। तो उम्मीद है सारों ने अभी तक तो ये चार्ट याद कर लिया होगा। ठीक है, याद नहीं तो याद, अगर अभी नहीं है तो रिवाइज करने से याद आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पर्सन इन रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व होंगे जो कि रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस जो करते हैं उनमें कौन कौन से बंदे क्या रहेंगे, इन्वॉल्व होंगे। फॉलोइंग पर्सन शुड बी इन्वॉल्व इन रिस्क असेसमेंट। ठीक है, जो रिस्क असेसमेंट किया जाता है उसमें कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहला क्या, प्रोजेक्ट ऑफिसर, एजेंट या मैनेजर। ठीक है, प्रोजेक्ट का जो एजेंट है, मैनेजर है, प्रोजेक्ट ऑफिसर है ना, पीओ जिसको बोलते हैं, वो वो क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, है ना। रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं उसमें प्रोजेक्ट ऑफिसर, पीओ, एजेंट, मैनेजर, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। मैनेजर, इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सर्वेयर, फोरमैन, माइनिंग मेड, ब्लास्टर, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फोरमैन, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, वर्कमैन इंस्पेक्टर, मेंबर्स ऑफ सेफ्टी कमिटी, वर्कमैन फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ ऑपरेशंस, है ना। ये इनमें कोई भी हो सकता है, मान लो डंपर ऑपरेटर्स, ओपन कास्ट की बात करें तो डंपर ऑपरेटर भी जुड़ जाएंगे, शॉवेल ऑपरेटर जुड़ जाएंगे, इस तरीके के जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो जुड़ गए। अंडरग्राउंड की बात करें, हाँ, पीओ और एजेंट। पीओ तो जैसे आपका कहीं कहीं सवेरिया भी बोलते हैं, ठीक है, पीओ को क्या बोला जाता है, कहीं कहीं सवेरिया भी बोलते हैं। बड़े बड़े माइंस में क्या किया जाता है, जो जीएम के नीचे रहते हैं उनको प्रोजेक्ट ऑफिसर बोला जाता है। एजेंट, ऑनर एजेंट, ऑनर हो गया आपका डीटी। हाँ ठीक है, एजेंट पीओ, किसी को क्लियर है तो प्लीज मैसेज करें। एजेंट जीएम तो नहीं होता, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें ना। लेकिन पीओ जो है, जो आप सवेरिया बोलते हैं, बहुत से माइंस में सवेरिया बोला जाता है, वो एक तरीके से बड़े बड़े माइंस में उनको पीओ बोला जाता है, ठीक है, प्रोजेक्ट ऑफिसर। तो ये हो गया। हाँ, और कौन इन्वॉल्व होगा, एक्सपर्ट फ्रॉम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ओके, जो ओईएम है, ओईएम है, ठीक है, जैसे मान लो आपका डंपर है, कोई कैट का डंपर है, उससे रिलेटेड, उससे रिलेटेड अगर कुछ है तो क्या बोलेंगे, To watch the उसका complete video, मैन्युफैक्चरर को हम download the इन्वॉल्व कर Mining सकते हैं Gyan कि app ये from जो the कैट Play की Store. डंपर हमने लाया है बाहर Enjoy की a कंपनी में, seamless learning इसको कह experience सकते हैं कि without माइंस में interruptions ऑपरेट and किया जा subscribe सके to our और बहुत YouTube channel.